हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं मिल्टन से रैपिड फायर करेंगे। अब उसमें मिल्टन का क्वेश्चन रहेगा, यानी कि उनके वर्क का भी क्वेश्चन रह सकता है, क्योंकि हमने उनके जो बर्थ वाला है, मतलब जो उनकी शुरुआतें जितने भी अर्ली इन्फॉर्मेशन है ना, वो हमने कर लिया था, है ना, वो हमने कर लिया था। कितना मैंने वीडियो डाला है, जैसे आपके वर्ड्सवर्थ का निचोड़ है, मिल्टन का निचोड़ है, कितनी वीडियो डाल दिया इस पर। तो कुछ ऐसा अब ऐसी वीडियो है जिस पे हम मिल्टन के वर्क को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में ऐसा कुछ वीडियो है मिल्टन के जो वर्क को कवर करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क को कवर करेगा, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना भी था, तो ये याद रखना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये पेड PDF है। ओके, ये पेड PDF है, ये आपको 7-9 में मिल जाएगी, जिसमें इतने टर्म्स को कवर किया गया है। ओके, एंड सेकंड जो आपकी है ये 189 में मिलेगी। इसमें 4 राइटर को कवर किया गया है विद 1 लाइनर। इसकी खासियत ये है कि 1 लाइनर में है और इसका जो एक्सप्लेन है वो हिंदी में किया गया है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, लाइक कोटेशन वगैरह सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एंड थर्ड जो है ये आपको 199 में मिलेगी। इसमें भी 4 राइटर को टॉपिक वाइज कवर किया गया है, बट MCQs, ठीक है, MCQs के थ्रू कवर किया गया है। ठीक है, बाकी सब कुछ मिलने वाला है इसमें। 4 राइटर को पूरी तरह से कवर, मतलब कवर है, जैसे उनके वर्क सबसे रिलेटेड। लेकिन ये MCQs रहेगा, ये भी आपका MCQs है, और ये आपका 1 लाइनर है विद हिंदी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है। ओके, इस नंबर पे व्हाट्सअप, कितना नंबर मैंने लिख दिया, ये सही है, ओ माय गॉड। ठीक है, हाँ यही नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके PDF ले सकता है। ठीक है, अगर आप तीनों PDF लेते हैं तो 467 होता है। आफ्टर डिस्काउंट 399 में आपको तीनों PDF मिल जाएगी। इसके साथ एक और PDF है, ये आप PGT वालों के लिए है। ठीक है, एंड इसमें क्या है, 18 राइटर को कवर किया गया है 1 लाइनर के थ्रू। इसकी भी जो हिंदी है वो पूरा हिंदी में एक्सप्लेन किया गया है। 1 लाइनर चाहे कोटेशन वगैरह कुछ भी हो गया, सारे वर्क, यानी कि 18 राइटर है उनके वर्क को भी कवर किया गया है। ठीक है, 1 लाइनर के थ्रू, जो कि हिंदी में है। तो ये 269 में आपको मिल जाएगा, ये जो है आपका PGT का। तो अगर दोनों PDF इंटरेस्टेड है तो इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके आप ले सकते हैं। प्लीज़ आप लोग टेक्स्ट करिएगा, कोई कॉल नहीं करिएगा। ओके, और मैं जवाब दे देती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं हर क्वेश्चन का जवाब देती हूँ। आप लोग पता है रिलेटेड भी नहीं पूछते हो, तब भी सारे क्वेश्चन का आंसर देने का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी पूछने पहुँच जाओ वहाँ पे। ठीक है, इसी वजह से इसलिए कह रही हूँ कि आप PDF से रिलेटेड पूछ सकते हो, बिल्कुल पूछ सकते हो। और जो भी अभी आपकी क्वेरी है, जैसे आपके एग्ज़ाम से लेके एंड जो भी क्वेश्चन है, कहीं क्वेश्चन में फंस रहे हो तो वो भी पूछ सकते हो। मैं यहाँ तक राइट्स दे रही हूँ, ठीक है, पूछ सकते हो, लेकिन अदरवाइज इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, और कॉल कोई नहीं करेगा, ओनली टेक्स्ट करेगा। मैं टेक्स्ट से सारे आंसर आपको दे देती हूँ, आप खुद ही जान, जो मुझसे जुड़ा होगा उनको पता होगा कि आपकी हर एक क्वेरी रहती है, तो मैं जवाब दे देती हूँ। हाँ, वो फ़ोन कॉल पे नहीं देती हूँ ना ही, अब हाँ टेक्स्ट पे दे दूँगी। ठीक है, चलिए फिर आते हैं हम क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपने जान लिया होगा, एल एलिग्रो को इसमें हम कवर करने वाले हैं। इनकी जो ये हॉटन, मतलब हॉटन टाइम पे ही लिखा था इन्होंने, जब ये हॉटन थे। अच्छा, हॉटन टाइम की बात अगर किया जाए कि इनका हॉटन पीरियड कब से कब तक है, तो 1632 से 1638। ठीक है, ये इनका हॉटन पीरियड है। इस हॉटन पीरियड में इनकी आर्केड्स आई है, यानी कि इन्होंने 2 मास्क लिखा है, आर्केड्स, एंड एक है आपका कॉमर्स। इसी पीरियड में इन्होंने लिखा है, ठीक है, कॉमर्स। और इसी पीरियड में कहा जाता है कि ये भी पोएम आई है, एल एलिग्रो एंड इल पेंसरोसो, जब ये हॉटन में थे। हॉटन मतलब जब ये इंग्लैंड से थोड़ी दूर पे, मतलब जैसे गांव एरिया, जैसे हम लोग क्या होते हैं, हम लोग कहीं शहर में बस जाते हैं तो हमारा गांव तो रहता है ना, तो उसी तरह मिल्टन भी अपना जो उनका घर था हॉटन का, वो गांव में था। तो ये गांव में समझ लो कि हॉटन में अपने गांव में ही थे, तो वहाँ पे उन्होंने ये सारी पोएम्स, ये मास्क वगैरह लिखा। और ये भी पोएम हॉटन टाइम पे ही लिखी गई है, जैसे कि एल एलिग्रो हो गया, और इसके साथ इसकी एक दोस्त, मतलब कंपेनियन पोएम है इल पेंसरिसो। तो दोनों पोएम्स वहाँ ही उन्होंने लिखा। एल एलिग्रो में उन्होंने बस एक दूसरे की अपोजिट है दोनों पोएम,
एल एलिग्रो में वो खुशी की बात करते हैं कि इंसान को एकदम खुश रहना चाहिए, हर हाल में इंजॉय मतलब इंजॉयमेंट, लाइफ का इंजॉय करना चाहिए। खुश रहने का मतलब ये नहीं, खुश रहने का मतलब कुछ भी तकलीफ़ नहीं है, जो भी मोमेंट है लाइफ का इंजॉय करो, चाहे वो कोई कैसा भी इंजॉय है, बस इंजॉयमेंट में ही अपनी ज़िंदगी बिता दो। फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब चीज़ें नहीं है, बस इंजॉय करो। ऐसा कुछ इन्होंने एल एलिग्रो में बताया। लेकिन जस्ट इसके विपरीत इन्होंने इल पेंसर्सो में क्या बताया, थॉटफुल टाइप का इंसान, यानी कि ज़िंदगी के बारे में सोचो कि कैसे पढ़ाई करना है। जैसे हमको पढ़ाई करने के यहाँ पे भी आप विचारशील रहो कि पढ़ेंगे नहीं, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी पढ़ाई में, तो हम कैसे अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, कुछ इस तरह। ठीक है, वो थॉटफुल नहीं, पेंसिव नहीं कि उदास, मेलनकली नहीं कि उदास। उदास मीन्स मतलब अपनी ज़िंदगी को लेके वो थोड़ा थॉटफुल है कि कैसे उसको, अगर उसके अंदर कोई इच्छा है तो वो कैसे उसको पूरा करेगा, कुछ इस तरह, दुनिया को इस तरह नज़र से देखना। तो इल पेंसर्सो में उन्होंने ये बात की है, एल एलिग्रो में उन्होंने खुशी की बात की है। ठीक है, एल एलिग्रो में ये क्या करते हैं, मेलनकली को रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, मैं पहला थोड़ा समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आया। एल एलिग्रो में ये क्या करते हैं, जो मेलनकली है, ठीक है, मेलनकली, इसको क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, इनको नहीं चाहिए मेलनकली। और किसका आगमन करते हैं, किसका इन्वोक करते हैं, तो जॉय का, आनंद का, मिर्थ का, इसको बुलाते हैं। मिर्थ मतलब क्या होता है, जॉय, आनंद, खुशी, उल्लास, इसको बुलाते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत है इनको। और मेलनकली को ये क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं इसमें शुरुआत में ही। ठीक है, तो ये चीज़ें मतलब शुरुआत की जो 1 से लेके 10 लाइन तक है ये इसी बारे में है। इसमें मेलनकली को रिजेक्ट करते हैं, मिर्थ को बुलाते हैं, तो ये कुछ इस तरह है। ठीक है, तो ये याद रखना है। इतना हो गया, हमने समझ लिया। अब इससे रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 मिनट, मैंने मिटा दिया है कॉमर्स। ओके, इससे रिलेटेड एक चीज़ और हो सकती है कि ये आया कब था। ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि ये आया कब था, जो आपका एल एलिग्रो है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ये भी 1631, कहीं पे भी आप देखोगे तो 1631 में ये रहता है। लेकिन ये हॉटन टाइम पे इन्होंने लिखा था, लेकिन हॉटन अगर पीरियड की बात करें तो एल एलिग्रो वहाँ पे शामिल नहीं रहती है। ठीक है, कोई एक मैन्युस्क्रिप्ट है, वहाँ पे आप देखोगे ना, जैसे कि हॉटन टाइम का जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें अगर आप देखोगे तो एल एलिग्रो वहाँ पे इस मतलब हॉटन टाइम पे नहीं है, लेकिन मतलब हॉटन में इतनी पोएम्स है, लेकिन ये एल एलिग्रो नहीं है, ऐसा शामिल नहीं किया गया है, लेकिन ये हॉटन टाइम पे ही लिखा गया है। ठीक है, तो 1631 पे ये याद रखिएगा कि ये 1631-32 के करीब आया था एल एलिग्रो। इसमें शेफर्ड्स वगैरह सबकी बात इन्होंने की है, गांव एरिया में ये रहते थे, तो वहीं पे इन्होंने इसको लिखा है। तो वहाँ के ऑब्वियसली वहीं पे सारी चीज़ों को दिखाया है, बताया है वहाँ के बारे में। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये एक पेस्टोरल पोएम भी है, ये भी याद रखिएगा कि ये क्या है, एक पेस्टोरल पोएम है। ओके, तीसरा क्या होगा, इसमें कितनी लाइंस हैं, टोटल कितनी लाइंस हैं, नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, तो 152 लाइंस हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे पूछा जाएगा कि किस में लिखा गया है, तो आयम्बिक, ये भी याद रखना है, आयम्बिक, टेट्रामीटर, कपलेट्स में लिखा गया है। ठीक है, कपलेट्स मतलब दो दो लाइन और दोनों लाइन एक दूसरे से राइम करती हो, इस तरह कुछ उन्होंने लिखा है, तो ये भी याद रखना है। ठीक है, कपलेट्स में लिखा गया है। ओके, और ऐसा कहा जाता है कि जो एल एलिग्रो है 152 लाइंस हैं, जो इनकी शुरुआती जो लाइन है, ठीक है, फर्स्ट 10 लाइन, इनकी जो फर्स्ट 10 लाइन है वो लिखी गई है किस में, मतलब फर्स्ट जो 10 लाइन है वो लिखी गई है, ऐसा कहा जाता है ट्राईमीटर एंड पेंटामीटर्स के बीच में, ऑल्टरनेट करके लिखी गई है, कोई ट्राईमीटर में है, कोई पेंटामीटर में है, ये एक एक्सेप्शन है। खैर, इसको मत समझिएगा, खैर जो एग्ज़ाम में आता है बस उतना ही जानिएगा। ठीक है, और कहीं कहीं ऑक्टोसिलेबिक कॉप्लेट्स आएगा तो वो भी याद रखना है। ठीक है, तो ये भी याद रख, ऑक्टोसिलेबिक कहीं कहीं आता है कि राइम्ड ऑक्टोसिलेबिक कॉप्लेट्स में ये लिखा गया है। ठीक है, कपलेट्स।
ये याद रखना है, इसमें लिखा गया है। ओके, एक लाइन में, मतलब ये ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स में लिखा गया है जिसमें एक लाइन में 8 सिलेबल पाया जाएगा इसमें, तो ये याद रखना है। ऑक्टो यानी कि 8, ऑक्टो मतलब ये होता है 8, जिसकी एक लाइन में, इसकी एक लाइन में आप क्या पाएंगे, 8 सिलेबल मिलेगा। खैर इतना हो गया, जानकारी के लिए इतना काफ़ी है। अब हम, अच्छा हाँ, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट हो जाती है कि ये पब्लिश कब हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा कि 1645, ठीक है, 1645 में मिल्टन का एक कलेक्शन आता है, पोइट्री कलेक्शन रहता है, उसमें ये पब्लिश होता है, दोनों पोयम पब्लिश होती है। इनकी ज़्यादातर पोयम्स वहीं पे पब्लिश हुई है, ठीक है। मिल्टन का सारा पोयम जो है, सारा वर्क है, कंपोजिंग ईयर है, ज़्यादातर पोयम वहीं पे पब्लिश हुई है, तो ये याद रखना है। चलिए, अच्छा हाँ, क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, पहला क्वेश्चन है हु रोट एल एलिग्रो। एल एलिग्रो किसने लिखा है, तो हम सभी को पता है एल एलिग्रो एक फेमस पोयम है जिसे जॉन मिल्टन ने लिखा है, ठीक है, जॉन मिल्टन ने लिखा है। जॉन मिल्टन कौन थे, ये सब क्या है, एक मिनट, जॉन मिल्टन कौन थे, जॉन मिल्टन एक 17वीं सेंचुरी, ठीक है, 17वीं सेंचुरी के एक इंग्लिश लिटरेचर में उस समय क्या था, 17वीं सेंचुरी पोएट थे, ये राइटर भी बोल सकते हो। और ये वो समय था, वो ये जो समय था 17वीं सेंचुरी आपका, ये इंग्लिश लिटरेचर में पुनर्जागरण यानी कि रेनेशा और आदर्शवाद की गूंज थी उस समय। रेनेशा पीक पर थी, ये बोल सकते हो, ये उस समय था जब रेनेशा था उस समय। और ये जो पोयम है ये उस समय की ही है, जो जीवन, खुशी और आनंद की भावनाओं को दिखाती है ये पोयम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एल एलिग्रो का लिया है, इल पेंसेरोसो का हम नेक्स्ट में देख लेंगे। इसमें सिर्फ एल एलिग्रो का लिया है, थोड़ा सा एक्सप्लेन था, इस वजह से मैंने कम लिया है। व्हेन वॉज एल एलिग्रो रिटन, कब लिखी गई थी, अभी मैंने बताया है, तो ये याद रखना है कि ये 1631 के अराउंड ये आई थी, लिखी गई थी। और 17वीं सेंचुरी के इस समय इंग्लिश लिटरेचर में जो, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, 1631 में लिखा गया था। 17वीं सेंचुरी जो पोएट थे आपके मिल्टन जी, और ये याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट डज एल एलिग्रो मीन इन इटालियन। इटालियन में एल एलिग्रो मतलब क्या होता है, इटालियन में इसका अर्थ क्या है, ठीक है, इसका अर्थ क्या है, हैप्पी मैन, सैड मैन, थॉटफुल मैन या वॉइस मैन। तो ये याद रखना है, एल एलिग्रो कहीं भी बात आ जाए तो ये खुशी की बात करता है, खुशी मीन्स जॉय की बात कर रहा है, मिर्च की बात कर रहा है, ठीक है, प्लेजर की बात कर रहा है। जितना भी खुशी वाला वर्ड है, हैप्पी मैन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तो कहीं पे भी याद रखिएगा, हैप्पी की बात कर रहा है, जॉय की बात कर रहा है, mirth की बात कर रहा है, प्लेजर की बात कर रहा है, तो कहीं पे भी एल एलिग्रो आ जाए ना, तो कुछ भी आ सकता है, हैप्पी मैन, जॉयफुल मैन, ठीक है। तो या फिर इस तरह याद रख सकते हो कि ये एल एलिग्रो में जो इंसान है वो मतलब वहाँ पे राइटर क्या कह रहे हैं इंसानों को कि आनंद, ज़िंदगी का आनंद लो, खुश रहो ज़िंदगी में, मज़ा लो, ज़िंदगी का हर हाल में लेना है, कुछ इस तरह। तो ये याद रखना है, ठीक है, तो ये याद रखना है। एल एलिग्रो, ये इसका जो इटालियन शब्द है, इसका मतलब होता है खुश व्यक्ति, हैप्पी मैन। और इस पोयम में जो पोएट हैं वो आनंद और मस्ती से भरे जीवन की तारीफ़ करते हैं कि जीवन कैसा होना चाहिए, आनंद और मस्ती से भरा होना चाहिए। और वो ये बताते हैं कि खुशी और उत्साह से भरपूर जीवन कितना महत्वपूर्ण होता है, एक इंसान के लाइफ में खुशी और उत्साह से भरपूर जीवन होना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है, ठीक है। हु इज़ द कंपेनियन पीस टू एल एलिग्रो। तो एल एलिग्रो की जो कंपेनियन पीस है वो कौन सी है, तो ये पोएम की एक कंपेनियन पीस है, इल पेंसेरोसो, जिसका मतलब होता है थॉटफुल। इल यहाँ पे लग गया, इल मतलब होता है बीमार टाइप का कुछ, तो जहाँ पे भी इल लग गया यानी कि नेगेटिव, विपरीत, तो इसका मतलब होता है थॉटफुल इंसान। अब इसके लिए क्या क्या वर्ड आ सकते हैं, मेलनकली आ सकता है, मेलनकली पर्सन हो सकता है, मेलनकली मैन हो सकता है, थॉटफुल हो सकता है, ठीक है, थॉटफुल तो आपके थॉटफुल मैन हो सकता है, पेंसिव हो सकता है, सैड हो सकता है, ग्लूमी हो सकता है, ये सब इसी में आ जाते हैं, ठीक है। तो इल पेंसेरोसो का यही मतलब है, यानी कि सोचने वाला व्यक्ति या गंभीर व्यक्ति। अब खुद ही देखो अपने अराउंड, कई व्यक्ति ऐसे होंगे जो बहुत थॉटफुल पर्सन होंगे, ज़िंदगी का एंजॉय नहीं करते हैं, वो हर चीज़ में सोचने लग जाते हैं,
ठीक है। तो इस टाइप के बंदे, अब ये नहीं कि हमेशा मुंह गिराया हो, उस टाइप का नहीं, ठीक है। तो ये जो पोयम है ये ठीक उसके एल एलिग्रो की अपोजिट है। ये जो पोयम है इल पेंसेरोसो, इसमें एक गंभीर तथा चिंतनशील जो जीवन शैली है, मतलब जीवन की जो शैली है उसमें गंभीर और चिंतनशील की इसमें राइटर ने क्या किया, पोएट ने तारीफ की है। मिल्टन ने इन दोनों पोयम के माध्यम से जीवन के दो अलग अलग दृष्टिकोण को बताया है। एल एलिग्रो में खुशी के बारे में बताया है और इल पेंसेरोसो में दुख के बारे में, दुख मतलब थॉटफुल के बारे में बताया, विचारशील के बारे में बताया है। और एक इंसान के जीवन में ये दोनों चीज़ें होती हैं, और ऐसा नहीं है एक इंसान इस टाइप का भी हो सकता है, एल एलिग्रो टाइप का, एक इंसान क्या होता है, इल पेंसेरोसो टाइप का भी हो सकता है। कोई इंसान ज़िंदगी का बस मज़ा ही ले रहा है, खुशी खुशी, बस हर टाइम मज़ा, मौज मस्ती से भरा जीवन हो किसी इंसान के जीवन में, सिर्फ हर टाइम वो मस्ती में है, वो नहीं सोच रहा है कि आज मस्ती कर रहे हैं, आने वाले कल में हमारा क्या होगा। और एक इंसान ऐसा होता है कि आज के अपने फ्यूचर के लिए आज बहुत थॉटफुल है, ठीक है, बहुत थॉटफुल है कि आज हम पढ़ाई करेंगे, आज हम कुछ करेंगे, तब जाके हमारा फ्यूचर बनेगा, हमारा फ्यूचर ऐसा होना चाहिए, हमारा फ्यूचर ऐसा होना चाहिए, मतलब इस टाइप का व्यक्ति, ठीक है। तो इस टाइप का यहाँ पे मिल्टन ने इन दोनों पोएम्स के माध्यम से बताया है कि जीवन के दो अलग अलग दृष्टिकोण को उन्होंने बताया है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच गॉडेस डज द स्पीकर कॉल ऑन द ब्रिंग ऑफ हैप्पीनेस। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस देवी को, मतलब पोएट ने किस देवी को बुलाते हैं जो उन्हें खुशी प्रदान कर सकती है। तो मेलनकली तो खुशी प्रदान नहीं करती है ना, ये तो थॉटफुल है, गंभीर है। एथेना, हीरा या फिर इफ्रोसाइन। तो ये याद रखना है, इन्होंने इसमें इफ्रोसाइन को बुलाया है, ठीक है, इफ्रोसाइन को इन्होंने इसमें बुलाया है, ओके, ये याद रखना है। इफ्रोसाइन कौन है, तो ये एक खुशी और आनंद की देवी मानी जाती हैं। इन्हें आप बोल सकते हो गॉडेस ऑफ जॉय या गॉडेस ऑफ मिर्थ, ठीक है। इफ्रोसाइन है, इनका इन्वोक करते हैं, इनको बुलाते हैं, जो उन्हें खुशी और आनंद की देवी मानी जाती है। ग्रीक माइथोलॉजी जो कहानियाँ होती हैं उसमें इफ्रोशीन हैं, जो ये हैं आप इफ्रोशीने ना, इफ्रोशीनों को 3 ग्रेसेस में से एक माना जाता है, यानी कि ये क्या है, ये खुशी की, आकर्षण की और सौंदर्य की प्रतीक मानी जाती हैं ग्रीक माइथोलॉजी जो स्टोरियाँ होती हैं कथाओं में। नेक्स्ट पे आएंगे, अगला जो क्वेश्चन है, टू होम डज द स्पीकर टेल मेलनकली टू गो बॉदर। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो पोएट है वो किसे कहते हैं कि वो उदासी को परेशान करे, ठीक है। पोएट यहाँ पे किसे कह रहे हैं कि वो वे जो हैं वो उदासी को परेशान करें। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा सी, सेमेरियन, ठीक है। यहाँ पे जो पोएट्स हैं ना वो सिमेरियन, ये सब सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे उस पोयम में, अगर आपने पोयम पढ़ी होगी तो ये सारे वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। सिमेरियन का उन्होंने कहाँ पे जिक्र किया है, यानी कि जो 11 यानी कि जब 1 से लेकर 10 लाइन ख़त्म होती है, इसमें इन्होंने इफ्रोसाइन को बुलाया है, जो गॉडेस ऑफ जॉय है, ठीक है, खुशी की देवी है। इसमें 1 से लेके जो 10 लाइन है इसमें इन्होंने खुशी की देवी को बुलाया है, इफ्रोसाइन को। उसके बाद 11 से लेके जो 40 है, 11 उसके बाद जो स्टार्ट होता है, तो इसमें सिमेरियंस की बात इन्होंने की है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। अब यहाँ पे सिमेरियंस का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। यहाँ पे मिल्टन अपने जो पोयम है वो सिमेरियंस को उदासी से परेशान होना चाहिए, मतलब कभी कहते हैं कि जो सिमेरियंस हैं उनको उदासी से परेशान होना चाहिए, क्योंकि सिमेरियंस क्या होते हैं, सिमेरियन जो आपके माइथोलॉजी स्टोरी में से एक ऐसा कम्युनिटी है माना जाता है जो हमेशा अंधकार और उदासी में रहता है, ठीक है। जो पौराणिक कथाओं में एक ऐसा समुदाय माना जाता है जो हमेशा अंधकार और उदासी में रहता है, उसे ही कहा जाता है सिमेरियंस। तो मिल्टन यहाँ पे बताना चाहते हैं कि उदासी और जो अवसाद वाला जो जगह होती है ऐसे लोगों के साथ होना चाहिए, यानी कि सिमेरियंस के साथ होना चाहिए ये मेलनकली टाइप के लोग, यानी कि जो खुश रहना चाहता है, जो जॉय को एक्सेप्ट कर रहा है, जो हर हाल में मस्ती करना चाहता है, उसके लिए ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मिल्टन यही बताना चाहते हैं कि उदासी और अवसाद की जो जगह है वो ऐसे लोगों के साथ होना चाहिए, जबकि एक खुशहाल व्यक्ति को आनंद से जीना चाहिए।
तो सिमेरियन समझ में आ गया होगा। ये आपके जो आपके माइथोलॉजी कहानियाँ होती हैं उसमें एक ऐसा कम्युनिटी माना जाता है जो अंधकार और उदासी में रहता है, दैट इज़ कॉल्ड सिमेरियंस। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। What does the speaker aim to convince his audience of एल एलिग्रो? ठीक है, ये जो एल एलिग्रो मैं पढ़ा रही हूँ ना, सिर्फ पोयम की लाइनें नहीं है, बाकी सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपने पोयम पढ़ा होगा तो अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे, पोयम को अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे, सब कुछ क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा। सिर्फ पोयम की लाइनें नहीं रहेंगी, वो भी मैं कराऊंगी जल्दी ही, पोयम की लाइनें जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये नहीं, अब ये नहीं कि पूरा 152 लाइन कराऊंगी। What does the speaker aim to convince his audience of in एल एलिग्रो? यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो पोएट है वो अपनी पोयम एल एलिग्रो में अपने रीडर को किस बात के लिए समझाना चाहते हैं। आखिर वो एल एलिग्रो में अपने जो उनके जो रीडर हैं, हम जैसे रीडर हैं, वो हम जैसे को क्या समझाना चाह रहे हैं, पोएट्स यानी कि मिल्टन। अ लाइफ विद मेलनकली इज़ बेटर दैन अ लाइफ विद मर्थ, कि अ लाइफ विद मर्थ इज़ बेटर दैन अ लाइफ विद मेलनकली, कि अ लाइफ ऑफ कॉन्टम्पलेशन इज़ बेटर दैन अ जॉयफुल लाइफ, कि अ लाइफ ऑफ सॉरो इज़ बेटर दैन अ लाइफ ऑफ हैप्पीनेस। यहाँ पे ये समझा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझा रहे हैं जो हमारे मिल्टन जी हैं, वो ये कहना चाहते हैं, इस पोयम में जो पोएट हैं वो ये साबित करना चाहते हैं कि जो आनंद है, आनंद और खुशी से जो भरा जीवन होता है, गंभीरता और उदासी से भरे जीवन की तुलना में अधिक अच्छा होता है। यानी कि हमारे जीवन में, अगर हमारे जीवन में आनंद है, खुशी है, तो हम उसको चूज करेंगे, कि हमारे जीवन में उदासी है, गंभीरता है, उसको चूज करेंगे। तो यहाँ पे मिल्टन वही कह रहे हैं कि अ लाइफ विद मर्थ इज़ बेटर, हमारी जो लाइफ है ना वो खुशी से जो भरी है वो बेटर है, बजाय मेलनकली। हमें मेलनकली नहीं चाहिए, एकदम पूरी तरह से रिजेक्ट कर रहे हैं इसमें एल एलिग्रो में, ठीक है। तो वो बताते हैं कि मस्ती जो है, जो उत्सव है, संगीत है, नेचर का आनंद लेना जीवन को अधिक सार्थक और सुंदर बनाता है। एक इंसान को ये सब करना चाहिए, ये ज़्यादा अच्छा होता है एक इंसान के लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच स्टोरी इज़ अल्यूडेड टू एट द एंड ऑफ एल एलिग्रो। यहाँ पे कहा जा रहा है एल एलिग्रो के एंड में किस स्टोरी का उल्लेख किया गया है, ठीक है, किस स्टोरी का, किस पौराणिक कथा का उल्लेख किया गया है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। अंत में किया गया है, एल एलिग्रो की जब लाइन ख़त्म होती है तो वहाँ पे एक नाम आता है, उनकी स्टोरी को बताया गया है, वो बताना है। स्टोरी ऑफ ऑर्फियस है कि स्टोरी ऑफ हरक्यूलिस है कि ओडिसी है कि जेसन एंड द एर्गोनॉट्स हैं, उनकी स्टोरी है, किसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए जब एल एलिग्रो उसका एंड होता है, एल एलिग्रो का, ठीक है, क्या है, ठीक है। तो एल एलिग्रो का जब एंड होता है, यानी कि इसकी जब लाइनें ख़त्म होती हैं, लाइन के अंत में ये दिखाया गया है किसकी स्टोरी, ऑर्फियस, द स्टोरी ऑफ ऑर्फियस। यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, ऑर्फियस की स्टोरी का उल्लेख किया गया है, ठीक है। ऑर्फियस कौन रहता है, एक ग्रीक माइथोलॉजी कथाओं का, यानी कि ग्रीक माइथोलॉजी कहानियों का एक महान म्यूजिशियन था जिसकी बांसुरी और गीतों में जादू था। तो मिल्टन ऑर्फियस की कहानी को जोड़कर ये दिखाते हैं कि संगीत और कला खुशी लाने में कितना बड़ा योगदान देते हैं। ये कहीं ना कहीं अल्यूजन है, एक संकेत दे रहे हैं, किसका, ऑर्फियस का। ऑर्फियस का संकेत दे के आपको समझा रहे हैं। ऑर्फियस कौन रहता है, एक ग्रीक पौराणिक कथाओं का एक महान संगीतकार थे ये, और इनकी बांसुरी और इनके गीतों में जादू था। तो उसी का उल्लेख देके हम जैसे रीडर को यहाँ पे मिल्टन समझा रहे हैं कि ऑर्फियस की कथा को जोड़कर ये दिखाते हैं कि जिस तरह उसके बांसुरी और गीतों में जादू था, तो इसका मतलब ये होता है संगीत और जो कला है वो खुशी लाने में कितना बड़ा योगदान देते हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एक अल्यूजन है, ये याद रखना है। यहाँ पे ऑर्फियस की स्टोरी यहाँ पे एल एलिग्रो में लाए हैं, एक अल्यूजन दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक लिटरेरी टर्म का भी यूज़ हो गया, अल्यूजन, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, अगला जो क्वेश्चन है, इन व्हाट पोएटिक फॉर्म वाज एल एलिग्रो रिटन। तो एल एलिग्रो जो है वो किस पोएटिक फॉर्म में लिखा गया है पूछा जा रहा है। राइम्ड पेंटामीटर है, राइम्ड हेक्सामीटर है, कि राइम्ड ऑक्टोसिलेबिक है, कि राइम्ड टेट्रामीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाओगे राइम्ड ऑक्टोसिलेबिक पे जाओगे, ठीक है। एल एलिग्रो जो है वो राइम्ड ऑक्टोसिलेबिक में लिखा गया है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो पोयम है, इसकी प्रत्येक लाइन, इसकी जो हर लाइन में 8 सिलेबल पाया जा रहा है, इसकी हर लाइन में 8 सिलेबल्स हैं। और ये जो पोयम है ये क्या करती है, एक रेगुलर राइम्ड पैटर्न को फॉलो करती है।
तो ये भी याद रखना है, एक रेगुलर राइम्ड पैटर्न को फॉलो करती है ये पोयम, ठीक है। और ये जो फॉर्म है ये आमतौर पर हल्के और मधुर प्रवाह वाली पोएम्स में प्रयोग की जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, विच गॉडेस डज एल एलिग्रो इन्वोक। तो एल एलिग्रो में किस गॉडेस को, किस देवी का इन्वोक करते हैं मिल्टन एल एलिग्रो में? एथना, मर्थ, मेलनकली या हेरा, ठीक है। तो ये याद रखना है, 11 से लेके 40 जो लाइनें हैं, यानी कि 1 से लेके 10 तक इन लाइनें, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। 1 से लेके 10 जो 10 तक लाइनें हैं ना, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, यानी इसका एल एलिग्रो का, ये याद रखना है। इसमें ये क्या करते हैं, मेलनकली को रिजेक्ट करते हैं, ओके। और फिर उसके बाद यहाँ पे 11 से ये क्या करते हैं, एल एलिग्रो को किसको इन्वोक करते हैं, मिर्थ बोला जाता है, मिर्थ को, यानी कि खुशी को ये इन्वोक करते हैं, ओके। तो ये याद रखना है। इस पोयम में वो मिर्थ यानी कि आनंद और हर्ष की देवी का इन्वोक करते हैं। वह खुशी और उत्साह की देवी मानी जाती है। कौन? ये गॉडेस ऑफ जॉय, ठीक है, जो आनंदमय जीवन का एक सिंबल भी है। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट वन है, वेयर डज द पोएट वांट टू लिव विद मर्थ फर्स्ट इन एल एलिग्रो। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि जो पोएट है वो एल एलिग्रो में सबसे पहले कहाँ रहना चाहता है, ठीक है। मर्थ के साथ, खुशी के साथ वो कहाँ रहना चाहता है, जो पोएट है यानी कि जो हमारे मिल्टन है वो कहाँ रहना चाहते हैं सबसे पहले, ये बताना है। तो ये याद रखना है कि इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका, जो पोएट है वो सबसे पहले पेस्टरल सिंप्लिसिटी में रहना चाहते हैं, क्योंकि भाई वो हॉटन में उस समय थे, तो उनको वही सब सुकून दे रहा था। पूरा गांव का एरिया है, तो आप देख सकते हो पूरा हरे भरे जंगल है, नेचर है। तो वो जो कवि हैं वो कहाँ रहना चाहते हैं, खुशी के साथ, वो पेस्टरल में रहना चाहते हैं, पेस्टरल सिंप्लिसिटी में रहना चाहते हैं। वो नेचर के सौंदर्य को देखना चाहते हैं, खुले मैदानों को देखना चाहते हैं, हरे भरे खेतों को देखना चाहते हैं, ग्रामीण जीवन के जो सुख है उसका आनंद लेना चाहते हैं। ग्रामीण जीवन मतलब जो गांव का सुख है उसका आनंद लेना चाहते हैं। बहुत ऐसे शहरी लोग हैं जिनको गांव बहुत पसंद होता है, वो सोचते हैं कि काश हमें 1 हफ्ते की छुट्टी मिल जाए और हम गाँव चले जाएँ, ठीक है। गांव जाके बहुत लोगों को पसंद है, गांव का ये जो नेचर है, सौंदर्य है, खुले मैदान है, हरे भरे खेत हैं, ये बहुत सारे लोगों को पसंद रहता है। वो आते हैं गांव का सुख लेने के लिए। तो उसी तरह मिल्टन भी हैं, इस पोएट भी हैं, जो मिर्थ के साथ ये सारे पेस्टरल सिंप्लिसिटी में रहना चाहते हैं। क्यों? रीज़न यही है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पे, व्हाट डज एल एलिग्रो सेलिब्रेट। तो एल एलिग्रो क्या सेलिब्रेट करती है ये बताना। एक्टिविटीज़ ऑफ डे टाइम को, कि नाइट टाइम को, कि स्प्रिंग को, कि ऑटम को। एल एलिग्रो नाइट टाइम को तो नहीं करेगी, याद रखना है। एल एलिग्रो जो है वो एक्टिविटीज़ ऑफ डे टाइम को सेलिब्रेट करती है। यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्यों सेलिब्रेट करती भाई? अब जब सुबह होती है तो कहते हैं ना, सुबह जो ताजगी लाती है, संगीत, उत्सव और दिन के आनंददायक कार्यों का वर्णन किया जाता है ना सुबह। और जब सूरज ढलता है, कहते हैं ना सुबह सुबह सूरज को सब लोग नमस्कार करते हैं, ढलते हुए सूरज को कोई याद नहीं करता, कुछ इस तरह। तो एल एलिग्रो जो है वो सेलिब्रेट कर रही है डे टाइम को, यानी कि जब सुबह की शुरुआत होती है तो ये उसका उत्सव मनाती है। इसमें सुबह की ताजगी होती है, सुबह सुबह सूरज निकलते हैं, चिड़िया चहचहाती है, तो जो सूरज की जो सुबह सुबह रोशनी आती है, इसमें संगीत होता है, उत्सव है और दिन के आनंद में जो आनंददायक कार्य है उसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट वन है, व्हाट डज इल पिंसेरिसो म्यूज ऑन। अब यहाँ पे इल पिंसेरिसो का भी पूछ लिया गया है कि जो इल पिंसेरिसो में किसका चिंतन किया गया है, किसका विचारशील किया गया है, मतलब किसका चिंतन किया गया है इल पिंसेरिसो में। साइट्स, साउंड्स एंड इमोशन एसोसिएट विद डार्कनेस, या डे टाइम, सब कुछ वही है, या स्प्रिंग या समर, बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए मैंने बताया था डे टाइम ये एल एलिग्रो यानी कि एक पॉजिटिविटी ला रहा है, स्प्रिंग भी, समर, ये सब नहीं होगा। यहाँ पे आपका ए करेक्ट हो जाएगा। साइट्स, साउंड्स एंड इमोशन जो कि एसोसिएट किससे हैं, डार्कनेस से हैं।
तो इल पेंसेरिसो अंधकार से जुड़ी जो सीन्स हैं, दृश्य होती हैं, जो साउंड्स होती हैं, जो भावनाएं होती हैं, उस पर चिंतन करती है। और ये जो पोयम है इल पेंसेरिसो, ये क्या है, ये रात की शांति, यानी कि जब नाइट होती है तो खूब सब कुछ जैसे होता है ना, सन्नाटा फैल जाता है। जैसे जैसे शाम होती है गांव में क्या होता है, सब सन्नाटा फैल जाता है, एक अजीब सी उदासी हो जाती है, बहुत गंभीरता लगती है और बहुत ही ध्यानमग्न जीवन की ओर पूरी तरह से आकर्षित हो जाता है। मतलब जब रात होती है, आप खुद ही देख सकते हैं कि अंधकार, तो कैसा एक अजीब सी शांति हो जाती है, गंभीरता हो जाती है, उदासी हर तरफ फैली फैली रहती है। तो इसे मेलनकली कह सकते हो, इल पेंसेरिसो, ठीक है। और जो आपका एल एलिग्रो है वो डे टाइम को एंजॉय करता है। डे टाइम में हर कोई अपने अपने काम में लग जाता है, सुबह होती है, तो इस तरह। हाउ इज़ द पर्सनालिटी डिस्क्राइब इन एल एलिग्रो, ठीक है। एल एलिग्रो में जो पर्सनालिटी है उसको कैसे दर्शाया गया है, जो व्यक्तित्व है उसको कैसे डिस्क्राइब किया गया है, ये पूछा गया है। लाइवली एंड सैंग्विन, पेंसिव एंड मेलनकली, इसको तो ऐसे ही कट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे एल एलिग्रो की बात हो रही है, तो ये तो मेलनकली का है। इसको थॉटफुल एंड रिफ्लेक्टिव, ये भी कट हो जाएगा। सीरियस एंड स्टर्न, अब यहाँ पे बताना है कौन सा है, तो सीरियस भी कहीं ना कहीं इसी में आता, अरे इसमें आता है, मेलनकली वाले में ही आता है, यानी कि इल पेंसेरिसो में आता है, तो ये भी कट जाएगा, यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो एल एलिग्रो में जो पर्सनालिटी है, जो व्यक्तित्व है, उसको कैसे दर्शाया गया है, उत्साही, यानी कि लाइवली एंड सैंग्विन, उत्साही और जीवंत। ये जो पोयम है ना, ये खुशी, हंसी, संगीत और आनंदमय जीवन की महिमा का बखान करती है, यानी कि खुशी के बारे में बताएगी, संगीत के बारे में बताएगी, एक हस्ती मतलब मस्ती भरे जीवन के बारे में तारीफ करती है ये पोयम। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आएंगे। हाउ इज़ द पर्सनालिटी डिस्क्राइब इन इल पेंसेरिसो। अब इल पेंसेरिसो में जो व्यक्तित्व था उसको कैसे दर्शाया गया है, तो यहाँ पे तो सभी समझ में आ गया होगा। पेंसिव, देखिए यहाँ पे लाइवली एंड सैंग्विन, ये एल एलिग्रो का है। चीयरफुल एंड आउटगोइंग, ये भी एल एलिग्रो का है। एंग्री होगा नहीं, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा पेंसिव एंड मेलनकलिक, ठीक है। तो इल पेंसेरिसो में जो इल पेंसेरिसो का जो व्यक्तित्व है वो गंभीर और विचारशील है, और इस पोयम में चिंतन, अध्ययन, शांति से भरे जीवन की सराहना की जाती है, ठीक है। यानी कि चिंतन होगा, आपको चिंतन करना है, अध्ययन करना है, और शांति, एकदम जीवन में एकदम शांति होगी, उदासी होगी, कुछ इस टाइप का। व्हाट डज द स्पीकर इन एल एलिग्रो आर्ग्यू फॉर, तो एल एलिग्रो में जो स्पीकर है ना वो किसके लिए आर्ग्यू करता है, आर्ग्यू मीन्स यहाँ पे किसकी वकालत करता है, किस चीज़ की वकालत करता है एल एलिग्रो में, जो पोएट्स हैं, जो स्पीकर है। तो हम सभी को अभी तक क्या पढ़ते चले आ रहे हैं, खुशी, जहाँ पे भी खुशी होगा वो एल एलिग्रो है, जहाँ पे भी प्लेजर होगा एल एलिग्रो है, जहाँ पे भी mirth होगा एल एलिग्रो है। तो इसमें जो स्पीकर है ना वो सुख और आनंद से भरे जीवन की वकालत करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ लाइफ फुल ऑफ प्लेजर, इसकी वकालत करता है, क्योंकि वो चाहता है कि जो लोग हैं ना वो संगीत, कला, हंसी और सामाजिक मेल जोल का आनंद लें। यहाँ पे स्पीकर यही चाह रहा है कि जो लोग हैं वो संगीत में मग्न रहें, कला में मग्न रहें, हंसी मजाक करें, मतलब मस्ती करें, सामाजिक मेल जोल का आनंद लें, ठीक है, इसकी वकालत करता है। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट डज द स्पीकर इन इल पेंसेरिसो आर्ग्यू फॉर। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दूसरा, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इल पेंसेरिसो में जो स्पीकर है वो किसको आर्ग्यू करता है, किसकी वकालत करता है, तो लाइफ ऑफ प्लेजर तो एल एलिग्रो में करता है। अब यहाँ पे स्पीकर क्या करता है इल पेंसेरिसो में, तो यहाँ पे जो स्पीकर है वो अध्ययन और गहरे चिंतन से भरे जीवन की वकालत करता है। वो चाहता है, यहाँ पे क्या चाहता है स्पीकर, कि कोई भी इंसान हो ज्ञान, एकांत, गंभीर साहित्य को जीवन में अपने अधिक महत्वपूर्ण बनाए, यानी कोई इंसान हो अकेला रहना पसंद करे, ज्ञान ले, गंभीर साहित्य को जीवन में अधिक महत्वपूर्ण मानता है। यहाँ पे आपका लाइफ डेडिकेटेड टू स्टडी, मतलब एक वही स्पीकर है, एक जगह कुछ और बात कर रहा है, वही स्पीकर है एक जगह कुछ और बात कर रहा है, ठीक है, ये याद रखना है, क्योंकि दोनों अपोजिट है एक दूसरे की। तो ऑब्वियसली उसमें खुशी की बात कर रहा है, इसमें थोड़ा मेलनकली की बात कर रहा है, उदासी की। अकॉर्डिंग टू, अगला जो क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स व्हाट डू बोथ पोएम्स फॉलो, तो कुछ क्रिटिक के अनुसार दोनों जो पोएम्स हैं वो किस चीज़ का अनुसरण करती हैं, किस चीज़ को फॉलो करती हैं दोनों पोएम, बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, ओके, यहाँ पे कह क्या रहा है कि कुछ क्रिटिक का मानना है कि ये जो दोनों पोएम्स हैं वो एक ही व्यक्ति की जीवन को दिखाती हैं,
ऑब्वियसली एक इंसान के जीवन में खुशी भी है, एक ही इंसान के जीवन में पेंसिव मूड में भी रहता है, वो दुख, चिंतन, ये सारी चीज़ें दिखाती हैं। तो कुछ क्रिटिक का यही मानना है कि ये दोनों जो पोएम्स हैं वो एक ही व्यक्ति के जीवन को दिखाती हैं, जिसमें जो एल एलिग्रो है वो क्या दिखाती है, युवा अवस्था की ओर, यानी कि जब इंसान जवान होता है, जब वो यंग रहता है तो कुछ ऐसे ही रहता है ना, खुशी मजाक हंसती मस्ती, उसके लाइफ में यही सारी चीज़ें चलेंगी, वो सामाजिक उतना नहीं होगा, समाज के हर चीज़ में मतलब वो खुश रहेगा, घूमेगा फिरेगा दोस्तों के साथ, ये सारी चीज़ें। ये एक युवा अवस्था की बात कर रहा है, एक ही इंसान के दो गुण बता रहा है। जब एक इंसान यंग एज में रहता है तो वो कैसे रहता है, और जो इल पिंसेरिसो है ये एक बुजुर्ग अवस्था का चित्रण करता है। बुजुर्ग अवस्था यानी कि वही इंसान जब बूढ़ा हो जाएगा तो उस तब फिर वो चीज़ों को कैसे देखेगा, क्या तब भी वो उतने ही खुशी मजाक हंसती बस्ती मतलब मस्ती से रहेगा, नहीं, तब वो पेंसिव मूड में आ जाएगा। जब वो अपने ओल्ड एज में वही इंसान आता है ना, तो अपने बच्चों को क्या समझाता है, अरे फ्यूचर के बारे में सोचो, आगे बढ़ो, इस तरह घूमने फिरने से काम नहीं चलेगा, वही इंसान का तुरंत थॉट चेंज हो जाता है। तो ये क्या कह रहा है, ये एल एलिग्रो बता रहा है, और जो ओल्ड एज है वो इल पिंसेरिसो बता रहा है। तो यहाँ पे कुछ क्रिटिक का ऐसा कहना है, ठीक है। तो इस अगर दृष्टिकोण से देखा जाए, एल एलिग्रो में व्यक्ति अपने जवानी में आनंद और मस्ती का आनंद लेता है, और जबकि इल पिंसेरिसो में क्या करता है, जब वो बुढ़ापे में आ जाता है तो बहुत ही चिंतन हो जाता है, बहुत ही शांत हो जाता है, ठीक है। तब वो बच्चों पे भी चिल्लाने लग जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा क्या कहना है, ठीक है। ये कुछ क्रिटिक का ऐसा मानना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु इज़ परहैप्स द स्पीकर इन एल एलिग्रो। एल एलिग्रो में जो स्पीकर है वो कौन हो सकता है, किंग है, पोएट है, शेफर्ड है या वॉरियर है। तो जैसे कि मैंने बताया कि एल एलिग्रो क्या है, पेस्टोरल पोयम है, ठीक है। पेस्टोरल पोयम जब मैंने बता दिया तो समझ जाइए कि जो पोएट होगा वो शेफर्ड होगा। जब भी पेस्टोरल पोयम आती है ना, तो समझ जाओ जो पोएट लिख रहा है ना पेस्टोरल पोयम, वो खुद शेफर्ड होगा, और जिस पे वो लिख रहा है वो भी शेफर्डस होगा, तो कहीं शेफर्ड होगा। तो यहाँ पे जो एल एलिग्रो में जो स्पीकर है वो क्या है, एक शेफर्ड है, एक गडेरिया है। शेफर्ड मतलब एक गडेरिया हो सकता है, क्योंकि वह नेचर के जीवन, प्राकृतिक जीवन, संगीत, नृत्य और दिन के उत्सवों का आनंद लेता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, 21 पे आ गए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस खत्म होने वाला है। व्हाट डज द गॉडेस मिर्थ रिप्रेजेंट इन एल एलिग्रो। एल एलिग्रो में जो खुशी की देवी हैं मर्थ, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ये बताना है, ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं। जहाँ पे भी खुशी वाला, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो जहाँ पे हैप्पी, प्लेजर, खुशी वशी वर्ड जहाँ पे होगा वही आपका ये की वर्ड है, ऐसे आप आंसर कर सकते हो, तो वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आपकी देवी हैं मर्थ, वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, वो खुशी रिप्रेजेंट करती हैं, हैप्पीनेस। उसके बाद क्या करती हैं, एक प्लेजर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड यानी कि भौतिक सुख, एंड द प्लेजर ऑफ हेवन स्वर्गीय आनंद, एंड सेलिब्रेशन उत्सव, एंड आर परफॉर्मेंस प्रदर्शन कलाओं से। तो ये दर्शाते हैं कि जीवन को आनंदमय और हल्के फुल्के दृष्टिकोण से जीना महत्वपूर्ण है, ठीक है। यानी कि जीवन को आनंदमय तरीके से जियो, हल्का फुल्का दृष्टिकोण रखो, तो ये दिखाता है। यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, ओके। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो यानी कि एल एलिग्रो जो है ना, वो आपकी एल एलिग्रो और इल पिंसेरिसो दोनों एक दूसरे की परस्पर विरोधी हैं। पहला जो एल एलिग्रो है वो आनंद और खुशी का पक्षधर है, यानी कि आनंद और खुशी की बात करता है, जबकि जो दूसरा है इल पिंसेरिसो वो चिंतन और अध्ययन की बात करता है, उस पर महत्व देता है। तो ये दोनों पोएम्स अगर हम पढ़ते हैं ना, पढ़ने से हमें ये समझ में आता है, मदद मिलती है कि जीवन में दोनों दृष्टिकोण में अपनी अपनी भूमिका होती है, यानी कि दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही हैं, अपनी अपनी भूमिका है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, हु इज़ फियरी मैप, ठीक है, फियरी मैप। ये फियरी मैप कौन है। अच्छा, यहाँ पे भी इन्होंने फियरी मैप दिया है, इसमें भी लाइनें हैं फियरी मैप की, ठीक है। आई थिंक ये आपको मिल जाएगी 100 एंड 102 के बीच में जो लाइनें आती हैं वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। देन टू द स्पाइसी नट ब्राउन एले विद स्टोरीज टोल्ड ऑफ मेनी ऑफ फीट, हाउ फियरी, ये लाइनें मिल जाएंगी, हाउ फियरी इसी में मिलेंगी आपके, बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए पोएम हो जाती है। हाउ फियरी मैप,
ठीक है, हाउ फियरी मैप द जंकेट ईट्स, इस तरह कुछ लाइनें हैं। ओके, इस तरह कुछ लाइनें। तो यहाँ पे फियरी मैप का उल्लेख आया हुआ है, मिल्टन ने यहाँ पे फियरी मैप का उल्लेख किया है। तो ये फियरी मैप कौन है ये बताना है, ठीक है, फियरी मैप कौन है। अच्छा, यहाँ पे फियरी मैप से हमें एक अल्यूजन भी पता चलता है कि और किसी ने भी यूज़ किया है, और किसी ने पहले यूज़ कर लिया है, तब जाके मिल्टन ने यहाँ पे फियरी मैप का यूज़ किया है। तो ये याद रखना है, ठीक है। ये जो फियरी मैप है ना, इसका आया है रोमियो एंड जूलियट में। रोमियो एंड जूलियट में फियरी मैप का उल्लेख किया है किसने? शेक्सपियर ने किया है फियरी मैप का। और ये कहाँ पे आया था? आई थिंक एक कैरेक्टर है मर्किशियो, ठीक है, एक कैरेक्टर है मर्किशियो, इसका एक मोनोलॉग है, उस मोनोलॉग में वो फियरी मैप के बारे में बताता है। तो ये याद रखना। अभी आगे क्वेश्चन है भी, फियरी मैप का ये जो और भी किसने यूज़ किया था? शेक्सपियर ने यूज़ किया था। कहाँ पे? रोमियो एंड जूलियट में। कैसे? मर्किशियो का एक मोनोलॉग है, उस मोनोलॉग में वो बताता है फियरी मैप को एक अव्यवस्था फैलाने वाली शक्ति के रूप में बताता है कि मर्किशियो के अनुसार क्या फियरी मैप क्या है। इसका अनुसार मतलब मर्किशियो बताता है कि फियरी मैप एक परियों की रानी है जो अपने जादुई प्रभाव से क्या करती है? लोगों के सपनों और इच्छाओं को कंट्रोल करती है। लेकिन वो कोई साधारण या सौम्य परियों की रानी नहीं है, ये भी बताता मर्किशियो, बल्कि वो एक क्योस का प्रतीक है, यानी कि अराजकता की प्रतीक है। आगे भी कहता है मर्किशियो, क्या कहता है? बताता है कि फियरी मैप क्या करती है? लोगों को उनके सपनों में ऐसे सीन दिखाती है जिससे वो प्रेम में पड़ जाते हैं, लेकिन वो प्रेम हमेशा सुखद नहीं होता है। ये प्रेम अक्सर भ्रम और दुख, जो भ्रम है, इल्यूजन और दुख का कारण बनता है। ये मर्किशियो इस तरह फियरी मैप का बता रहा है, डिस्क्रिप्शन कर रहा है। और भी बताता है कि जो फियरी मैप है वो सपने केवल प्रेम तक ही नहीं सीमित रहता है, वो प्रेम का एक सपना दिखाती है, और वो सिर्फ सपना प्रेम तक ही नहीं सीमित रहता, बल्कि व्यापारियों के धन संपत्ति का सपना भी दिखाती है, वकीलों की फीस का सपना दिखाती है, पादरियों का दान का दिखाती है। ये दिखाती है कि वो लोगों की लालसा और स्वार्थ को बढ़ावा देती है दिखा के, जिससे समाज में क्या फैल जाए? एक असंतोष फैल जाए। तो यहाँ पे और भी आगे कहता है मर्किशियो, ये सब उसके मोनोलॉग है, ठीक है, जो मैं बता रही हूँ, ये मोनोलॉग में बताता है इस तरह, वो फियरी मैप के बारे में पूरा बता रहा है। मर्किशियो आगे भी कहता है कि जो फियरी मैप है वो सैनिकों को ऐसे भयावह सपने दिखाती है, सोल्जर को भी नहीं छोड़ती है, वो सोल्जर को भी ऐसे सपने दिखाती है जिससे वो युद्ध करने के लिए उत्तेजित हो जाते हैं। मतलब उनके अंदर लालच भरती है, वो उनके अंदर आक्रोश और हिंसा की भावना पैदा कर देती है, जिससे युद्ध और जो रक्तपात है वो ऐसी स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। तो इतना लंबा चौड़ा इसका ये मोनोलॉग है। मोनोलॉग में ये बताता है कि जो फियरी मैप है वो केवल एक रानी नहीं है, एक सपनों की रानी नहीं है, बल्कि वो क्या करती है? कोई साधारण रानी नहीं है, बल्कि अराजकता का प्रतीक है। वो लोगों को सिर्फ गुमराह करती है, अगर एक वर्ड में बोला जाए तो लोगों को गुमराह करती है, चाहे वो वकील हो गए, चाहे वो पादरी हो गए, चाहे कोई व्यापारी हो गया, चाहे वो कोई सैनिक हो गए, सबके सपने में जाके, चाहे कोई नॉर्मल इंसान हो गया, सबके सपने में जाके उसके हिसाब से वो सपना दिखाती है, ताकि इंसान जब सपने से उठता है तो उसको एक अंदर, जैसे कोई नॉर्मल इंसान है उसके सपने में जाएगी तो प्यार का दिखाएगी, ताकि जब सुबह इंसान उठेगा तो वो प्यार में पड़ जाएगा। ऐसे सीन दिखाती है जिससे वो प्यार में पड़ जाते हैं। और ये जो प्रेम होता है ये हमेशा अच्छा नहीं होता, इसके पीछे बहुत ही दुख का कारण बन जाता है, ठीक है। और सैनिकों को सपना दिखाएगी, ऐसा चीज़ उसमें दिखा देगी ताकि उनके अंदर एक आक्रोश और हिंसा की भावना आ जाएगी, जिससे वो युद्ध लड़ने लग जाएंगे, कुछ इस तरह। तो ये मर्किशियो का एक एक लंबा मोनोलॉग है, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसमें यहाँ पे इन्होंने फियरी मैप के बारे में बताया, तो वही चीज़ मिल्टन ने भी ले लिया है, वही चीज़ मिल्टन ने भी अपने वर्क में फियरी मैप का ले लिया है, कि जिस तरह फियरी मैप है वो अराजकता फैलाती है, कहीं ना कहीं पहले सुख देती है फिर बाद में अराजकता फैलाती है ना। तो ये याद रखना है, मतलब उसकी भूमिका केवल परियों की रानी तक सीमित नहीं है, बल्कि वो समाज में अव्यवस्था, भ्रम, लालसा, प्रेम, हिंसा जैसी जटिल भावनाओं को उत्पन्न करती है फियरी मैप, ठीक है। तो ये मर्किशियो का मोनोलॉग था, केवल मजाक या हल्का फुल्का नहीं होता है, तो ये याद रखना है। खैर यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, अ फियरी क्वीन फेमस फॉर पुलिंग प्रैंक्स ऑन पीपल एज दे स्लीप। ये याद रखना है, वही चीज़ है, एक फेरी क्वीन है जो फेमस है प्रैंक करने के, मजाक करने के, जब लोग सोते हैं। ये कहीं ना कहीं प्रैंक ही तो है, जब लोग सोते हैं तो उसके सपने में जाती है, प्रैंक करती है,
ये कुछ इस तरह है। ये फियरी मैप एक क्वीन ही नहीं है बल्कि अराजकता का प्रतीक है, ये याद रखना है। तो मिल्टन ने भी इसमें इनका नाम लिया है। खैर मैंने समझा दिया है। ये कहाँ पे आया था, रोमियो एंड जूलियट में आया था, ये भी याद रखना। शेक्सपियर ने सबसे पहले यूज़ किया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, इन विच शेक्सपियरियन प्ले डिड फियरी मैप फर्स्ट अपीयर। देखिए यहाँ पे आ भी गया है क्वेश्चन जो मैंने बताया था। शेक्सपियर के किस प्ले में फियरी मैप पहली बार अपीयर होती हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। तो रोमियो एंड जूलियट, ठीक है। और किसके, एक मोनोलॉग होता है किसका, मर्क्यूशियो का। तो ये भी याद रखना, ये बोलता कौन है, इसके बारे में बताता कौन है। इतना लंबा एक लॉन्ग मोनोलॉग होता है, ठीक है। इसमें बताता है मर्क्यूशियो सेड। इसमें ये फियरी मैप के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन कर देता है। आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। तो रोमियो जूलियट में फियरी मैप का उल्लेख किया गया है। मर्क्यूशियो अपने फेमस मोनोलॉग में वो क्वीन मैप स्पीच में उसे संदर्भित करता है। मतलब मर्क्यूशियो अपने बारे में बताता है कि मेरे भी सपने में आई थी तो मुझे ऐसा हो गया। वो सपनों और कल्पनाओं के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, एक लॉन्ग मोनोलॉग है, इसमें मर्क्यूशियो बताता है अपने बारे में नहीं, फेरी मैप के बारे में बताता है। What does Milton describe when shepherds are dancing in the checkered shade? बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है मिल्टन जो है वो डांसिंग इन द चेकर्ड शेड लाइन में क्या वर्णन करते हैं, क्या डिस्क्राइब करते हैं, ये बताना है। तो इसको भी समझ लेते हैं ये कह क्या रहे हैं, ओके। तो चेकर्ड शेड मतलब क्या होता है, इन्होंने मिल्टन ने डिस्क्राइब किया जब शेफर्ड आर डांसिंग इन चेकर्ड शेड। इन चेकर्ड शेड मतलब होता है छायादार स्थान में डांस करते हुए। ये इन्होंने यहाँ पे बताया है ना, डिस्क्राइब किया है मिल्टन ने। तो ये क्या होता है, तो ये ऐसा उन्होंने लिसिडास में भी यूज़ किया है। लिसिडास में भी ये उल्लेख मिलता है हमें। और कहाँ मिलता है, अच्छा हाँ, यहाँ से एक चीज़ और यहाँ पे समझ जाइएगा कि ऐसा आपके शेक्सपियर के एक वर्क है टाइटस एंड्रोनिकस, वहाँ पे सेम यही लाइन आ जाएगी, टाइटस एंड्रोनिकस। एक मिनट, एंड्रोनिकस। तो टाइटस एंड्रोनिकस में ये रेफरेंस हमें मिलता है जब मिल्टन का चेकर्ड शेड है ना, तो सीधा प्रयोग, मतलब इसका प्रयोग सीधा शेक्सपियर के प्ले टाइटस एंड्रोनिकस में भी है, एक दृश्य की ओर संकेत करता है। वहाँ पे भी ये लाइनें हैं आपकी, अरे चेकर्ड शैडो करके ऐसा करके लाइन है वहाँ पे, चेकर्ड, आई थिंक यही लाइन है, हाँ यही लाइनें हैं, चेकर्ड शैडो करके। तो ये रेफरेंस हमें मिलता है, ये रेफरेंस हमें एलेलिग्रो में भी मिलता है, मिल्टन लिए हैं। फिर यही रेफरेंस हमें शेक्सपियर, मतलब इसका प्रयोग सीधे शेक्सपियर के प्ले टाइटस एंड्रोनिकस में एक वर्णित एक दृश्य की ओर संकेत करता है। अब यहाँ पे चेकर्ड शेड से मुझे एक चीज़ याद आ गया, क्या याद आ गया, शेक्सपियर का टाइटस एंड्रोनिकस वो संकेत दे रहे हैं, ये भी एक अल्यूजन है, ठीक है, ये भी एक अल्यूजन है यहाँ पे। और चेकर्ड शैडो शेक्सपियर ने भी यूज़ किया है, कब यूज किया है, जब जो टमोरा होती है ना, क्वीन ऑफ गोथ्स की रानी होती है टमोरा ना, जो चिरॉन और डिमेट्रियस की माँ भी होती है, वो उसका एक प्रेमी होता है, मोरिश लबर होता है, उसका नाम क्या रहता है, एरोन, आई थिंक यही नाम रहता है, एरोन। ये एक मोरिश लबर रहता है, मूर रहता है। और ये दोनों जब एक जगह मिलते हैं ना, एक गुप्त जगह मिलते हैं, वहाँ पे इसे जो मतलब ये जो इनकी मतलब जो गोथ है, सॉरी टमोरा जो है, और उसका जो प्रेमी है एरोन, उसके साथ जब ये चेकर्ड शैडो में गुप्त रूप से मिलती है, एक चेकर्ड शैडो मतलब इसमें ये गुप्त रूप से मिलती है, तो वहाँ पे ये बात, यहाँ पे इन्होंने ये यूज किया है शेक्सपियर ने, और वही यूज़ यहाँ पे भी इन्होंने भी किया है चेकर्ड शेड, मिल्टन ने भी, ठीक है। वहाँ पे एक चीज़ और बोलते हैं ये लोग, जो एरोन है और जो टमोरा है, वो वहाँ पे जब दोनों मिलते हैं चेकर्ड शैडो में गुप्त रूप से मिलते हैं, तो वहाँ पे दोनों बोलते हैं कि हंटिंग हॉर्न्स, एक चीज़ और बोलते हैं हंटिंग हॉर्न्स। हंटिंग हॉर्न्स मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि ये दोनों शिकार के सींगों का मजाक उड़ाते हैं, कि दो अलग अलग। अब यहाँ पे हंटिंग हॉर्न्स मतलब क्या होता है, ये लोग बोलते हैं ना, दोनों हंसी मजाक करते हैं कि शिकार के सींगों का मजाक उड़ा रहे हैं, कि शिकार हो रहा है, सींगों का शिकार हो रहा है। मीन्स यहाँ पे एक तो आपका हो गया लिटरल मीनिंग
कि वास्तव में कोई हिरन का शिकार हो रहा होगा, और इसका एक दूसरा अर्थ निकल गया, एक राजनीतिक विरोधियों का शिकार हो रहा है। ये दोनों बात करते हैं हंस हंस के, तो इस तरह ये लोग बोले हैं। तो यहाँ पे दो अर्थ निकल गया। एक तो हंटिंग हॉर्न्स का अब निकाल सकते हो, वाकई में कोई हिरन का शिकार हो रहा है। दूसरा यहाँ पे एक और मतलब, ये तो इसका लिटरल मीनिंग हो गया। दूसरा यहाँ पे एक और मीनिंग निकल जाता है कि एक राजनीतिक विरोधियों का शिकार हो रहा है। तो इस तरह देखा जाए तो ये एक एलिगरी भी है। ठीक है, ओके। तो ये याद रखना है, मिल्टन ने भी इसका यूज़ अपनी पोयम में चेकर्ड शेड का किया है, एल एलिग्रो में, जिसका मतलब एक गंभीर और रहस्यमय वातावरण बनाने के लिए उन्होंने किया था, ये लाइनें यूज़ की थी। तो ये याद रखना है, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है शेड। शेड का मतलब क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। ये अक्सर पेस्टोरल पोएम्स में यूज़ होते हैं शेड वर्ड। ये क्या करते हैं, ये शेड मतलब हम ऐसे देखा जाए तो देखा जाए कि ये एक वो है, क्या बोलते हैं, अगर इसका लिटरल मीनिंग देखा जाए तो छाया। शेड मतलब छाया ही तो होता है ना, लेकिन इसके कई अर्थ भी हैं। एलिगरी है ये एक, कहीं ना कहीं ये एक एलिगरी भी है। अगर इसका देखा जाए लिटरेरी टर्म्स क्या है, ये एक एलिगरी भी यूज़ हुआ है। वैसे लिटरल मीनिंग देखा जाए तो शेड मीन्स छाया होता है, लेकिन इसके कई अर्थ भी हो सकते हैं। जैसे शेड मतलब रहस्य, अंधकार। शेड अक्सर किसी गहरे या रहस्यमय या गूढ़ एटमॉस्फेयर को दिखाता है। शेड मतलब अंधकार, रहस्य। और शेड क्या दिखाता है, शेड षड्यंत्र को दिखाता है, कॉन्स्पिरेसी को दिखाता है, राजनीतिक साजिश को दिखाता है। कई बार इसका संबंध राजनीतिक षड्यंत्रों और गुप्त योजनाओं से जोड़ा जाता है। शेड का मतलब ये भी होता है। शेड का मतलब और क्या होता है, ये शेड का मतलब जो प्रेम प्रसंग है, जो चुपके चुपके से मिलते हैं लोग, जैसे कि एरोन और ये मिला था, अरे टमोरा, तो यौनिकता और प्रेम संबंध को भी दिखाता है। पेस्टोरल परंपरा में शेड का उपयोग किसी गुप्त प्रेम संबंध या फिर कोई यौनिक रोमांच को दर्शाने के लिए भी किया जाता है, शेड का यूज़। तो यहाँ पे एक माना जाए कि एक एलिगरी भी है। लिटरल मीनिंग छाया हो गया, लेकिन इसके कई अर्थ निकाल सकते हैं, रहस्य और अंधकार। तो मिल्टन ने यहाँ पे यूज़ किया है, और इसका यूज़ शेक्सपियर ने भी किया है। तो ये भी याद रखना है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आप लोग को, ओके। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। ज़्यादा अगर समझाना है तो बहुत वीडियो लेंदी हो जाएगी। इतना मुझे समझाना था कि इसमें क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, अब कहाँ से इसका, कहाँ से रेफरेंस कहाँ से आया था, मिल्टन ने कहाँ से लिया, और इसका यूज़ और किसने किया है, ये समझाने का मेरा मतलब था। यहाँ पे कौन सी लिटरेरी फॉर्म यूज़ हुई है ये भी समझाना था। अल्यूज़न भी मिलता है, तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। और शेड का कई मीनिंग भी निकलता है, ओके, ये याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं ना। यहाँ पे देखिए पूछा भी है, विच प्ले डज मिल्टन एल्यूड टू विद द चेकर्ड शेड रेफरेंस। देखिए आ भी गया क्वेश्चन ना, तो इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सा प्ले है वो, मिल्टन ने किस प्ले से, मतलब ये जो चेकर्ड शेड है ये किस प्ले को रेफरेंस कर रहा है, ये बताना है। यहाँ पे मिल्टन ने अपने प्ले में एल एलिग्रो में चेकर्ड शेड का यूज़ किया है, तो इससे हमें किस प्ले की ओर इंडिकेट कर रहा है ये, तो किस प्ले की ओर कर रहा है, तो टाइटस एंडोनिकस की ओर कर रहा है, क्योंकि टाइटस एंडोनिकस में भी चेकर्ड शेडो का यूज़ किया है शेक्सपियर ने। तो ये पढ़ के हमें तुरंत इंडिकेट मिल गया कहाँ पे यूज़ हुआ है, टाइटस एंडोनिकस में शेक्सपियर ने यूज़ किया है। तो ये क्या हो गया, एक एल्यूजन भी हो गया कि नहीं हो गया, एक एल्यूजन। लेकिन इसमें जो शेड वर्ड है इसका मतलब होता है छाया, लेकिन इसके कई कई अर्थ हैं जो आपके पेस्टोरल में यूज़ होती हैं। तो ये भी याद रखना, ये हो गया एलिगरी। एलिगरी यही तो है, लिटरल मीनिंग कुछ और रहेगा, उसका अर्थ उसके अंदर कई अर्थ छिपे रहेंगे, वो हो गया एलिगरी। तो ये याद रखना है। और इन्होंने चेकर्ड शैडो जो यूज़ किया है शेक्सपियर ने, वो कहाँ पे यूज़ हुआ है अभी मैंने बता दिया। टमोरा और एरोन जो मिलते हैं गुप्त जगह, वही को कहा जाता है, ठीक है। वहाँ पे भी उन्होंने एक बात बोली है, हंटिंग हॉर्न्स, तो वहाँ पे भी आपका एलिगरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं, जल्दी लीडर करेंगे। हाउ डू बूथ एल एलिग्रो एंड इल पिंसेरोसो बिगिन। तो एल एलिग्रो और इल पिंसेरोसो दोनों पोएम्स कैसे शुरू होती हैं, विद 8 लाइन इंट्रोडक्शन की विद 10 लाइन। अभी मैंने जस्ट समझाया है कि जो हमारी 1 से लेके 10 लाइन है ये इंट्रोडक्शन है। क्या है, इंट्रोडक्शन है, जिसमें ये क्या करते हैं, रिजेक्शन करते हैं किसका, मेलनकली का सॉरी। और 11 से लेके 11 जो 11वीं लाइन शुरू होती है, इसमें ये इन्वोक करते हैं किसका, मृत का, मर्त का, ठीक है, खुशी का। तो ये याद रखना है। तो यहाँ पे कैसे शुरू होती है, विद 10 लाइन इंट्रोडक्शन, दोनों पोएम्स,
ये याद रखना है। इसी इंट्रोडक्शन के साथ शुरू होती है जो इस विषय वस्तु का परिचय देती है। आते हैं नेक्स्ट पे। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द इंट्रोडक्शन इन बोथ पोएम्स। दोनों पोएम्स की जो राइमिंग स्कीम है, इंट्रोडक्शन की पूछा जा रहा है, यानी कि 1 से लेके 10 तक इसी का पूछा जा रहा है। राइमिंग स्कीम क्या है? वैसे तो 156 लाइन है, लेकिन 1 से लेके 10 तक जो इंट्रोडक्शन आपका पार्ट है, दोनों पोएम्स का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, वो आपका उसकी राइमिंग स्कीम क्या है। तो ये याद रखना है। थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन याद रख लीजिएगा कोई ना कोई ट्रिक करके। सबसे पहले देखेंगे इसमें, कभी भी आपने अगर आए ना तो सबसे पहले यही आएगा, अब्बा ABBA, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आपका डायरेक्ट आ जाएगा CDD, 2 बार D आता है, फिर 2 बार आपका E आता है, फिर देन C आता है। यही है इसकी राइमिंग स्कीम जो 10 लाइन की है। तो यहाँ पे कौन सा है? ये तो कट गया, डबल A आया, हमें अब्बा ढूंढना है, ये भी कट गया। अच्छा यहाँ पे दोनों है, यहाँ तक तो सही है, ये भी है। यहाँ पे तुरंत अब्बा के बाद C आ जाएगा, C। तो यहाँ पे तो A आया, ये तो ऐसे कट गया, C आपका आ गया, ये B करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ ट्रिक करके आप याद रख सकते हो। मुझे जहाँ तक तो राइमिंग स्कीम आप जितना याद कर सको ना उतनी सही है, क्योंकि राइमिंग स्कीम आपकी पूछी जाती है। नोबडी नोज कौन सी आपकी पूछ ली जाए, ये कोई नहीं जानता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस इतना याद रखना, अब्बा के बाद C आता है, मतलब ये मैं एक ट्रिक बता रही हूँ। ABBA के बाद C आता है आपका इसमें राइमिंग स्कीम, तो ज़रूर कुछ ना कुछ डिफरेंट कर देगा। अच्छा यहाँ पे भी C है, लेकिन C है, लेकिन यहाँ पे तो अब्बा नहीं आया है ना, ABBA नहीं आया। खैर आगे बढ़ते हैं। व्हाट पोइटिक फॉर्म डज द लाइन लेंथ इन द इंट्रोडक्शन रिजेंबल। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि जो आपका इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्शन के जो स्ट्रक्चर है, स्टैंजा की जो स्ट्रक्चर है, वो किस पोइटिक फॉर्म से मिलती जुलती है, ये पूछा जा रहा है ना। जो इंट्रोडक्शन का जो लाइन लेंथ है वो किस पोइटिक फॉर्म से मिलता जुलता है, रिजेंबल है किस पोइटिक फॉर्म से। इटालियन सोनेट की इटालियन कैनजोन की इंग्लिश सोनेट की इंग्लिश बैलेड। तो इटालियन कैनजोन ये याद रखना है, ठीक है। ये इटालियन कैनजोन से प्रेरित है, जो कि एक ट्रेडिशनल इटालियन कविता शैली है, ये एक पोइटिक फॉर्म है ये, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और याद रखना है, मुझे याद नहीं आ रहा इसका संगीत कहाँ से लिया गया, म्यूजिकोलॉजी से, ऐसा कुछ था, म्यूजिकोलॉजी से इसका संगीत वगैरह, मतलब दोनों पोएम्स की, ये याद रखना है। कुछ ऐसा था, याद नहीं आ रहा अभी। हाउ आर द पोएम दैट फॉलो द इंट्रोडक्शन रिटन। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो आपका इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन की बात की जो पोएम है वो किस स्टैंजा में लिखी गई है, ठीक है। किस स्टैंजा में, स्टैंजा ही बोलेंगे ना। हाउ आर द पोएम दैट फॉलो द इंट्रोडक्शन रिटन, मतलब इंट्रोडक्शन के पार्ट के बाद जो कविताएं हैं वो किस में लिखी गई हैं। यानी कि जो हमारा 1 से लेके 10 है, 1 से लेके जो 10 है, 1 से लेके जो 10 है वो आपके पेंटामीटर एंड ट्राइमीटर को फॉलो करता है, आई थिंक यही है। लेकिन अब यहाँ से 1 से 11 से जो आपकी जो लाइनें हैं वो किस पैटर्न को फॉलो करती है, इंट्रोडक्शन के बाद पोयम है वो किस में लिखी गई है, क्वाट्रेंस में, कपलेट्स में, टर्सेट में, सस्टेट में। तो ये याद रखना है कि ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स में लिखा गया है, तो कपलेट्स ही करेक्ट होगा। आयमिक टेट्रामीटर कपलेट्स में लिखा गया है ना, तो कपलेट्स ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मतलब उसके बाद की जो पोयम है वो कपलेट्स में लिखी गई है। कपलेट्स मीन्स 2-2 लाइन की, इस तरह, सॉरी 3 मैंने बना दिया, 2-2 लाइन की, और एक दूसरे से राइम करती हूँ, जैसे कि A B इस तरह, C इस तरह, मतलब एक दूसरे से ये राइम करती हैं दोनों लाइनें, ओके। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज़ द टिपिकल लाइन लेंथ इन द पोएम्स। तो पोएम्स की जो टिपिकल लाइन लेंथ है वो क्या है, यानी कि पोएम्स की जो सामान्य लाइन लंबाई क्या है। टिपिकल लाइन लेंथ यही होता है कि सामान्य जो लाइन की लंबाई है वो क्या है पोएम की। 6 सेलेबल लाइन्स है कि 7 की, 8 की, मैंने कहा ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स में लिखा गया है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 8 सेलेबल लाइन है। ऑक्टो मतलब 8 ही होता है, तो यहाँ पे आपका 8 करेक्ट हो जाएगा। सेलेबल लाइन्स में है, प्रत्येक लाइन में 8 सेलेबल आपको मिलेगा, ठीक है। ये इसलिए रहता है ताकि जो कविता का जो प्रवाह है, जो फ्लुएंसी है वो हल्का रहे,
और सुगम बनाने के लिए रहता है। हाउ डज मिल्टन ब्रेक हिज फॉर्म इन एल एलिग्रो? हाउ डज मिल्टन ब्रेक हिज फॉर्म इन एल एलिग्रो? यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि मिल्टन एल एलिग्रो में अपनी फॉर्म कैसे तोड़ते हैं। एल एलिग्रो में वो कैसे तोड़ देते हैं? हमें तो पता है कि जो ऑक्टोसिलेबिक में लिखा गया है, एक लाइन में आपकी कितनी सिलेबल मिल रही हैं? कितने सिलेबल्स हैं? 8 सिलेबल है। लेकिन कहीं ऐसा है कि मिल्टन ने तोड़ दिया है, इस स्ट्रक्चर को उन्होंने तोड़ दिया है, फॉलो नहीं किया है। तो वो कैसे ये तोड़ते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो कभी कभी ये होता है ना, मिल्टन कभी कभी 7 सिलेबल्स की लाइनों को जोड़ते हैं, कभी कभी 8 सिलेबल नहीं मिलेगा। इसी लाइन 156 लाइन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बाय इंटरजेक्टिंग 7 सिलेबल लाइन्स। तो ये कभी कभी कैसे तोड़ देते हैं, 8 सिलेबल नहीं 7 सिलेबल पे कर देते हैं। ठीक है, यानी कि लाइन में आपको 7 सिलेबल मिलेगा। लाइन में कितनी मात्राएं होंगी? 7 होंगी। 8 की जगह पे 7 होते हैं। इससे क्या होती है, जो पंक्तियां हैं वो क्या करते हैं, 7 सिलेबल की लाइनों को जोड़ते हैं, जिससे जो कविता का जो प्रवाह है, जो फ्लुएंसी है, वो थोड़ा मतलब क्या हो जाती है, अस्थिर हो जाती है। मतलब रीडर पढ़ेगा ना तो वो भी थोड़ा वो हो जाएगा, वहाँ पे थोड़ा सा झटका महसूस करता है, जॉल्ट। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इफेक्ट डज ब्रेकिंग द फॉर्म हैव इन एल एलिग्रो? जब इस तरह की ब्रेकिंग होती है पोयम में, जहाँ पे ये लिखते लिखते 8 लाइन मतलब एक लाइन में आपकी 8 सिलेबल को लिखते लिखते ये 7 पे चले आएंगे, तो क्या होता है इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, ये पूछा जा रहा है। जब मिल्टन 7 लाइनों को सम्मिलित करते हैं तो पोयम में अचानक से क्या होता है, एक जॉल्ट, एक स्टॉप सा महसूस होता है, एक रुकावट, एक झटका महसूस होता है, जिससे रीडर को बदलाव का एहसास होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इट कॉजेज द पोएम टू जॉल्ट एंड स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, हु इज द प्रोटैगनिस्ट इन एल एलिग्रो? एल एलिग्रो में जो प्रोटैगनिस्ट है, यानी कि जो हीरो है इस पोएम का, वो कौन है? मेलनकली, फियरी, मैब या मर्थ या यूफ्रोसाइन? तो ये याद रखना है, वो आपकी मर्थ है, हर्ष और उल्लास की देवी। ठीक है, जो आनंद और उत्साह का प्रतीक मानी जाती है, सिंबल। नेक्स्ट पे आएंगे, हु इज़ द एंटागोनिस्ट इन एल एलिग्रो? एल एलिग्रो में जो एंटागोनिस्ट है वो कौन है? तो ये भी याद रखना है कि जो एंटागोनिस्ट है वो आपकी मेलनकली है, क्योंकि इसे ही तो बाहर फेंक देते हैं, उदासी और विषाद, क्योंकि ये आनंद जीवन के विपरीत गुणों को दर्शाती है। ये आनंद जीवन के गुणों को दिखाती नहीं है, विपरीत गुणों को दिखाती है। तो ये याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। आई थिंक इसमें 41 क्वेश्चन है। विच पोएट्स लर्न शॉक इन मेंशन इन द लाइन्स फ्रॉम एल एलिग्रो? एक लाइन में मिल्टन क्या करते हैं, एक पोएट को मेंशन करते हैं। कुछ इस तरह लाइनें होती हैं। आई थिंक इफ़ जॉनसन, मैंने नाम ही ले लिया, इफ़ जॉनसन। ठीक है, यहाँ पे वही पूछा था उन्होंने, इफ़ जॉनसन्स लर्नड एंड शॉक बी ऑन, ये लाइनें हैं, इसको भी याद कर लीजिएगा। ये आपके एल एलिग्रो की लाइन है, क्या पता पूछ ले। इफ़ जॉनसन लर्न शॉक बी ऑन, यहाँ पे पूछा विच पोएट्स लर्न शॉक इज मेंशन इन द लाइन में मेंशन है किस पोएट का, फ्रॉम एल एलिग्रो। तो यहाँ पे मैंने बता दिया यही लाइनें हैं, सेम यही लाइनें हैं, और यहाँ पे आपके जॉनसन करेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो ये किस पोएट की बात कर रहे हैं? बेन जॉनसन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने बेन जॉनसन का नाम लिया है। तो कभी भी पूछा जाए, 2 राइटर का इन्होंने इसमें नाम लिया है, एक आपके शेक्सपियर का, इसमें किसका इन्होंने जिक्र किया है, एक आपके शेक्सपियर का एंड एक आपके बेन जॉनसन का। ओके, तो ये याद रखना, यही लाइन है, ये लाइनें इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। 2 लाइनें मतलब पूछ, इसमें लाइनें थोड़ी सी जो आई थी बार बार, एक तो ये तो आई नहीं है, आई थिंक ये नहीं आई है, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि राइटर है तो पूछा गया है। ओके, एक आपकी इम्पॉर्टेंट लाइनें हैं जो पूछी गई थी, एक आपकी इम्पॉर्टेंट लाइन है जो पूछी गई थी ना, लैप मी, ऐसे कुछ है, लैप मीन सॉफ्ट लाइट एंड एयर्स। तो ये भी याद रखना है। मेरा मतलब है, जानते हो मेरा ये जो एल एलिग्रो जो मैं पढ़ा रही हूँ, तो मेरा ये मतलब नहीं है ऐसे हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन पढ़ के किनारे हो जाएं। अरे पढ़ो ऐसा, वीडियो देखो ऐसा जिसमें आपको 1-2 नॉलेज मिल जाए। मुझे लग रहा है कि आज की वीडियो में आपको नॉलेज ज़रूर मिली होगी, बताइएगा ज़रूर। तो ये लाइनें हैं आपकी, मैरिड टू इमॉर्टल वर्ड्स। ठीक है,
ये लाइनें पूछी गई थी आपके 2021 में, ये लाइनें आई थी। लैप मी इन द सॉफ्ट लाइडन एयर्स, मैरिड टू इमॉर्टल वर्ड्स और स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, ये भी लाइनें पूछी गई हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं। स्वीटेस्ट अक्सर करके कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे, ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ऑन शेक्सपियर की लाइन है कि एल एलिग्रो की लाइन है, इस पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो भैया ये याद रखना है, शेक्सपियर्स फैंसी चाइल्ड, फैंसी चाइल्ड, तो ये भी लाइनें याद रखनी है, ये भी इम्पोर्टेंट लाइनें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शेक्सपियर से रिलेटेड है और ये लाइनें आपकी पूछी ही गई थी और ये भी लाइनें इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना, इसमें जॉनसन का इन्होंने जिक्र किया है। ठीक है, सब कुछ पढ़ा दिया है इस वीडियो में, बस रह क्या गया है पोएम की लाइनें, और वो हम इम्पॉर्टेंट लाइनें पढ़ेंगे कुछ, ये नहीं कि पूरा ही पढ़ लेंगे, पूरा पढ़ के कोई मतलब नहीं है, ऐसा तो है नहीं, आप कितने भी बार पढ़ोगे तब भी आपको लाइनें याद नहीं होंगी। हाँ, कुछ रिलेट कर पाओगे तो ठीक है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, हाउ इज शेक्सपियर डिस्क्राइब इन द लाइन्स फ्रॉम एल एलिग्रो। अब यहाँ पे क्या पूछा, एल एलिग्रो में शेक्सपियर को कैसे डिस्क्राइब किया गया है। अब भी मैंने बताया ना, अभी जॉनसन का बताया गया था, जॉनसन को उन्होंने इसी तरह किया था, मतलब उन्होंने जॉनसन के जो लेखन है, उनके गहन जो विद्वान थे ना, उनके वर्कों को उन्होंने प्रशंसा वहाँ पे की है, मतलब जॉनसन के जो वर्क हैं उनकी प्रशंसा की है। अब शेक्सपियर को इन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया है लाइनों में, तो फैंसी चाइल्ड, स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, इस तरह करके। कल्पना के पुत्र, मिल्टन शेक्सपियर को कल्पनाशीलता, रचनात्मक का प्रतीक मानते हैं, क्योंकि उनकी जो काव्य है, जो उनका जो पोएटिक फॉर्म है, यानी कि जो उनका पोयम है, जो उनका नाटक है, ड्रामा वगैरह है, वो गहन कल्पना से भरी हुई है, इसी वजह से उन्होंने इस तरह कहा है, जो उनका ड्रामा वगैरह है। वॉट डज मेलनकली रिप्रेजेंट इन द लाइन फ्रॉम एल एलिग्रो, तो एल एलिग्रो की लाइनों में मेलनकली किसका रिप्रेजेंट करती है, किसका करती है। शुरुआत में आपको मिल जाएगी ये लाइनें, शुरुआत में ही है, हेंस, ये शुरुआत की लाइन है, हेंस इसकी शुरुआत की ही लाइन है, हेंस लोथड एंड मेलनकली, ये शुरुआत की लाइन है इसकी, मेलनकली। फिर है आपका ऑफ सेरबरस, ठीक है, इस तरह ये लाइनें हो गई। सेरबरस एंड ब्लैकेस्ट मिडनाइट बॉर्न, ये लाइनें करेक्ट हो जाएंगी। ओके, तो सेरबरस एंड ब्लैकेस्ट मिडनाइट बॉर्न मतलब सेरबरस और घनी काली रात से उत्पन्न हुआ। यहाँ पे मेलनकली को कैसा बताया गया है कि मेलनकली कैसा है, भयावह है, अंधकारमय बताया गया है, जिसका जन्म पाताल के 3 सिर वाले कुत्ते, ये जो सेरबरस है ये पाताल का 3 सिर वाला कुत्ता है और गहरे अंधकार से हुआ है। मेलनकली का जन्म कैसे हुआ है, ऐसे ही हुआ है, ये याद रखना है, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। वेयर इज मेलनकली आस्क्ड टू फाइंड एन अनकाउथ शेल, ये लाइनें भी आती हैं, अनकाउथ शेल, ये थोड़ा थोड़ा जो इंपॉर्टेंट है ना वहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है। एल एलिग्रो में मेलनकली को कहाँ एक अनकाउथ शेल खोजने के लिए कहा गया था। अनकाउथ शेल मतलब एक अशुभ, एक अनकाउथ मतलब क्या होता है, एक अशुभ जगह, स्थान। ठीक है, कहाँ पे खोजने के लिए कहा गया था, एल एलिग्रो में मेलनकली को कहाँ एक अशुभ स्थान के लिए, मतलब अशुभ स्थान खोजने के लिए कहा गया था। तो अ चेयरफुल गार्डन होगा नहीं, डार्क केव हो जाएगा, यही करेक्ट है, क्योंकि डार्क एक अंधेरी गुफा में, इसका मतलब ये हुआ कि मेलनकली को उजाले और आनंद से दूर रहना चाहिए, उसे अंधकारमय स्थानों में ही रहना चाहिए, और यहीं से इसकी खोज की गई है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, वो वेयर डज ब्रूडिंग डार्कनेस, ये सब पोएम की लाइनें हैं। वेयर डज ब्रूडिंग डार्कनेस स्प्रेड ही जेलस विंग्स। ठीक है, एल एलिग्रो में ब्रूडिंग डार्कनेस है, विचारशील अंधकार, अपनी जेलस विंग्स कहाँ फैलाता है, अपना जो ईर्ष्यालु पंख है वो कहाँ फैलाता है। इसमें लाइनें हैं ये, ब्रूडिंग डार्कनेस, जेलस विंग्स, ये कहाँ फैलाता है, तो ये याद रखना है, अंडर इबॉन शेड्स, यानी कि काली छायाओं के नीचे, काली शेड्स के नीचे। अंडर इबॉन शेड्स मतलब होया काली छाया, उसके नीचे। तो यहाँ पे मिल्टन ना अंधकार
को एक रहस्यमयी और ईर्ष्यालु शक्ति के रूप में बता रहे हैं कि जो अंधकार है, जो मेलनकली है, वो एक रहस्यमयी है, वो एक ईर्ष्यालु शक्ति के रूप में बता रहे हैं, जो उजाले से क्या कर रही है, जेलस कर रही है। ठीक है, उजाले से क्या कर रही है, उसको द्वेष हो रहा है, यानी कि जलन हो रही है। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट डज द नाइट रेवन, नाइट रेवन का भी नाम है इसमें पोयम में। नाइट रेवन मतलब क्या होता है, रात्रि कावा, जो रात में, मतलब जो रात में चलता है। रेवन मतलब कावा ही होता है, कावा, रात्रि कावा, जिसको रात में आप देख पाओगे। तो एल-एलिग्रो की जो लाइनों में नाइट रेवन है, ये क्या करता है, सिंग करता है, डांस करता है, फ्लाइज करता है कि स्लीप करता है। तो ये जो नाइट रेवन होते हैं ये सिंग करता है, ये लाइनें हैं लाइनों में। ठीक है, रात्रि कावा की आवाज़ बहुत ही अंधकारमय और शोकपूर्ण माहौल को संकेत देती है, जो उदासी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, एंड नेक्स्ट वन है, वेयर इज़ मेलनकली आस्क्ड टू ड्वेल। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि जो आपकी एल-एलिग्रो में मेलनकली को कहाँ रहने के लिए कहा गया, कहाँ रहने के लिए कहा गया है मेलनकली को। इसको आदेश दिया गया है, पहले तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया, मिर्थ को ले लिया गया है, इन्वोक कर लिया गया है, लेकिन इनको बताया भी गया कि मेलनकली तुम कहाँ रहो, तुम्हारा यहाँ पे जगह नहीं है, जहाँ पे खुशी है वहाँ पे तुम्हारी जगह नहीं है, और जहाँ पे तुम्हारी जगह है वहाँ पे खुशी की जगह नहीं है, कुछ इस तरह। तो इसे कहाँ रहने के लिए कहा गया है, इन अ डार्क सिमेरियन डेजर्ट, डेजर्ट। ठीक है, इन अ डार्क सिमेरियन डेजर्ट, यानी कि यहीं पे एक अंधेरी सिमेरियन मरुभूमि में। सिमेरियन क्या था, अभी मैंने बताया कि एक पौराणिक कथाओं में से ऐसे लोग थे, जो मैथोलॉजी स्टोरियों होती थी, उनमें ऐसा ग्रुप था जो हमेशा अंधकार में रहते थे, इसलिए वो उस जगह को मेलनकली के लिए उपयुक्त माना गया। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ है डेजर्ट, इसको डेजर्ट ही पढ़ेंगे क्योंकि ये वाला जो डेजर्ट हो जाता है SSERT, ये डिज़र्ट हो जाता है ना, ये डिज़र्ट मतलब मीठा, जो खाने के बाद खाते हैं, आई थिंक यही है। खैर आगे बढ़ते हैं, एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाउ आर द इबॉन शेड्स डिस्क्राइब। तो जो इबॉन शेड है ना, इसको कैसे, इबॉन शेड मतलब काली छाया, काली छाया का वर्णन कैसे किया है इन्होंने पोएट ने जो इबॉन शेड है इसको कैसे वर्णन किया है। रैग्ड एज दाई लॉक्स, स्मूथ एज सिल्क, ब्राइट एज द सन, सॉफ्ट एंड फीदर्स, ये सब देखो पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा रैग्ड एज दाई लॉक्स हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रैग्ड एज एज दाई लॉक्स, यानी कि तेरे बालों की तरह बिखरी हुई। तो जो इबॉन शेड है उनको कैसे बताते हैं, बालों की तरह बिखरी हुई, मतलब यहाँ पे इन्होंने एक सिमली को यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या यूज़ किया है, सिमली का यूज़ करके मेलनकली को और अधिक भयानक और अस्त व्यस्त के रूप में प्रस्तुत किया है। मतलब अगर किसी को भयानक बनाना हो, जैसे कोई इंसानी को भयानक अगर दिखाना हो, तो बाल वाल क्या कर देंगे, सब चेहरे पे ले आएंगे, पूरा चेहरे का पूरा मेकअप करेंगे, उस तरह लुक देंगे ताकि ये भयावह दिखे, भयानक दिखे, बहुत देख कर डर लगे। तो मेलनकली को भी उसी तरह कहा गया है, रैग्ड एज दाई लॉक्स, यानी कि मेलनकली भी उसी तरह है जिस तरह बालों को बिखरा उखरा अस्त व्यस्त करके ताकि भयानक दिखे, उस टाइप। यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका फिनिश होता है एल-एलिग्रो से, और इसमें वही है, एल-एलिग्रो में आनंद और उल्लास को प्राथमिकता दी गई है, मेलनकली को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। इसमें कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने समझा दिया है। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज़ था और, हंटिंग करके, हंटिंग है ना, हंटिंग करके वर्ड है शायद एल-एलिग्रो में, तो इसका भी यहाँ पे दोहरा अर्थ निकल रहा है। एक तो हंटिंग मतलब शिकार होता है, हम सभी को पता है इसका लिटरल मीनिंग, ये तो हो गया, और यहाँ पे इन्होंने मिल्टन ने यूज़ किया है। ठीक है, और एक हंटिंग का आपका देख सकते हैं, तो यहाँ पे दो मतलब निकलता है। जैसे उन्होंने एक चीयरली राउज करके, है ना, चीयरली ये वर्ड है इसमें, चीयरली राउज करके उन्होंने बताया, मतलब वहाँ पे कुत्तों के भौंकनों को चीयरली राउज कहते हैं। ये तो सतही रूप से हो गया, ये तो लिटरल मीनिंग हो गया कि हाँ आनंदमय सुबह के बारे में बता रहे हैं। लेकिन अगर इसका लिटरल मीनिंग देखा जाए तो शिकार का एक गहरा भयावह अर्थ भी हो सकता है हंटिंग का, जिस तरह टमोरा कहती है, तो उस तरह याद रखना है। हिरन के शिकार की तरह, मतलब कहने का मतलब है हिरन के शिकार की तरह जीवन के आनंद के पीछे भागने वाले लोग भी अंततः इसके शिकार बन जाते हैं।
ठीक है, कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसमें बहुत सारे रेफरेंस थे तो मैंने समझाया है और अच्छे, ताकि आपको जानना ज़रूरी था कि एलिग्रो में किसका किसका रेफरेंस देखने को मिलता है, किस किस राइटर के बारे में उन्होंने बात की है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हो जाती हैं। और यहाँ से 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इतना समझाना। बाकी नेक्स्ट में हम एल पिंसेरसो को भी कर लेंगे, उसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो करेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फीडबैक मिलेगा तो इसी तरह सारी वीडियोस आती रहेंगी। ओके, और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सअप का भी मिल जाएगा, तो दोनों पे जुड़ जाइएगा। व्हाट्सअप पे क्वेरी वगैरह होती है, आपस में करते हैं जो जुड़े रहते हैं, और PDF आपको सिर्फ टेलीग्राम पे मिलेगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि फीडबैक से ही मैं वीडियो बनाती हूँ, फीडबैक मिलता है। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ आपके, और जितना पॉसिबल हो सकता है मैं कमेंट्स का जवाब भी देती हूँ। ठीक है, और लाइक भी करा करिए भाई, शेयर भी करा करिए, एंड सब्सक्राइब भी करिए। मैं जल्दी बोलती नहीं, लेकिन कभी कभी बोलना पड़ता है, मजबूर करते हो आप लोग। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।